तो मुझे आज ये जो मेरी जंग है, जो मेरी ये लड़ाई है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जो आदमी समाज में अपनी बीवी के बारे में जाके बुरा बोल सकता है, एक अच्छा इंसान नहीं है। ये पहली बीवी को भी इस तरीके से मारता था, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट भी करता था। उसने पुलिस बुला ली थी। और ये फिर यहाँ से भागे थे और भाग के फिर अफ्रीका चले गए थे। उन्होंने उसकी कोई परवाह ही नहीं की कि वो जिंदा है नहीं है। ये एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, जिसके तूने इज्जत की धज्जे उड़ा दी उसके बेटे के सामने। तो उसको बोल रहा है कि तेरी माँ मेरी माँ को बोलता है, तुम्हारी बेटी तो ऑफिस में नए नए आदमी को बुलाती है। मतलब ऐसा है कि जब इनका दिल किया तो इन्होंने बोला कि तू मेरा बेटा है, और जब इनका दिल किया तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू है गंदी नाली का कीड़ा। तेरी औकात है आईफोन इस्तेमाल करने की। मेरे बड़े बेटे को छोटे बेटे के पास जाने के लिए मना किया गया है कि तेरा मनहूस साया इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी वजह से उस बच्चे ने बड़ी तकलीफ झेली है। मुझे अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख है तो इसी बात का है कि डिसीजन मैंने लिया, आदमी चूज मैंने किया, लेकिन तकलीफ उस 13 साल के बच्चे ने झेली है। मेरे साथ आज जुड़ी हैं हेमा, जो घर से तो बाहर आ चुकी है, लेकिन बाहर आते सार ही उनकी पर्सनल लाइफ बन गई है बहुत बड़े मुद्दे की चर्चा। वेल हेमा, फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नाउ। मैं कहूँगी कि बिग बॉस की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो है या चर्चा जो है वो है आपकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि आपके एक्स हस्बैंड कहूँ या ऑलमोस्ट एक्स हस्बैंड कहूँ, उन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में कहा है, बहुत एलिगेशंस लगाई है कि मेरे से पैसा लेके अंदर गई, बच्चे को छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में आप? सबसे पहली बात, मैं कोई पैसा लेकर नहीं गई। अगर उन्होंने जिस पैसे के जिक्र किया वो पिछले साल की बात है, और जिसको हमने पैसा दिया था उसने पैसा लौटा भी दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बात बनती नहीं है। दूसरी बात, मैं बच्चे को छोड़ के नहीं गई। मेरी मम्मी, जो सगी मम्मी है जिसने मुझे जन्म दिया, उनको मैं अपने बच्चे के साथ रख के गई। और साथ ही साथ जो बच्चे की ऑलरेडी केयर ले रही थी, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक रहना, वो डेली आना। और साथ ही साथ एक बंदा ऐसा जो घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमेशा अवेलेबल रहना। तो 3 बंदों के साथ मैं अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज मेरी माँ है। और मुझे ऐसा लगता है माँ के अलावा मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। तो ये कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया कि मैं बच्चे को 2 साल के बच्चे को छोड़ के बिग बॉस में चली गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे या किसी और को भी मिलती तो शायद वो ये यूज करती। अगर वो मेरे साथ भी होते तो तब भी मैं जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसे भी बच्चों का केयर करना जानते नहीं है, तो फिर भी या तो उनके घर से कोई आता या मेरे घर से आता, तो सेम सिचुएशन होती, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। एक बात बताइए, ये जैसे आपकी दूसरी शादी और आपने बहुत बेबाक हुए कहा ये मेरी सेकंड मैरिज है, वैसे ही ये उनकी भी दूसरी शादी है। जब आपका रिश्ता हो रहा था, जब शादी.com पे बात वगैरह हो रही थी, तो आपको पता था कि वो डाइवोर्सी हैं, तो आपने उनकी पास्ट के बारे में पता लगवाने की कोशिश करी थी कि नहीं करी? नहीं, मुझे ये पता था कि हाँ ठीक है, उनकी भी शादी हुई थी जिससे उनको बच्चे नहीं थे, बच्चे हो नहीं रहे थे। बट अब आके पता चला है, जब मेरे साथ ये बात हुई, जब मैं डिवोर्स के लिए मैंने फाइल किया, या उन्होंने मेरे बारे में ससुराल में भी गंदी गंदी बातें फैलाई हैं कि वो कैरेक्टरलेस है और लालची औरत है, तो फिर कुछ रिश्तेदार आए हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने तब जाके बताया कि हेमा, ये पहली शादी में भी जो है ये पहली बीवी को भी इस तरीके से मारता था और जो है बहुत गंदे तरीके से ट्रीट भी करता था। तो तब मुझे यकीन इसलिए हुआ कि चलिए ठीक है, एटलीस्ट मेरी तो ज़ुबान भी है जो बोलना जानती है, और एक फिल्मी बैकग्राउंड भी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पावर है। जब इसने ये मेरा हाल किया है तो उस बेचारी जो एकदम गाँव से आई होगी, एवरेज लुकिंग, उसका इसने सीरियसली क्या हाल नहीं किया होगा। और ऐसी सिचुएशन मुझे सुनने में आई कि 2015 में उसने पुलिस बुला ली थी। अच्छा। और ये फिर यहाँ से भागे थे और भाग के फिर अफ्रीका चले गए थे। तो 2015 से लेकर 2019 तक इन्होंने उसकी खबर नहीं ली, और फाइनली उस लेडी को जो है 1 साइडेड डिवोर्स लेना पड़ा। जो पता चला जब इनसे ये मेरे से शादी करने की बात आई, तो तब जाके पता चला कि हाँ मेरा डिवोर्स हो चुका है। अदरवाइज़ इन्होंने उसकी कोई परवाह ही नहीं की कि वो जिंदा है नहीं है। नोटिस पर नोटिस आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। पर अब जब आप घर के अंदर जा रही थी और अभी भी आपका FIR लॉन्च नहीं हुआ है, उसके डिले के पीछे की क्या वजह है? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस आप कह रहे हैं कि कैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है, और वो अभी से नहीं, काफ़ी वक्त हो गया है शादी को, तो उसके लिए डिले क्यों था? उसमें अभी तक FIR क्यों नहीं लॉन्च करवाई गई? देखिए क्या है, जैसे मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरे परिवार में ये माइंड सेट ऐसा है कि अगर आदमी 2 थप्पड़ मारता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ठीक है। जो पहली शादी में भी था, जिसकी वजह से 11.5 साल उसको लग गए झेलते झेलते, फाइनली जब ऐसा हुआ तो क्या होता है ना, जब अगर किसी को बताओ चलो ठीक है यार गुस्से में होगा या ठीक हो जाएगा सब, ऐसे कर करके, तो
और मैं ये डरी हुई थी कि लोग क्या बोलेंगे कि मैं दूसरी शादी भी नहीं चल पाई, मतलब कमी इसके अंदर है। खुद पे प्रेशर फील कर रही हाँ थी। हाँ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी गई, बहुत ऐसी चीज़ें की जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और पता नहीं अब जाके अचानक से 31 मार्च के आसपास जब इन्होंने मेरे सामने वापस से कंडीशन रखी कि जो है मुंबई में रहेगी तो मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा, तब पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि भैया तुम अब बोलते हो मैं दूंगी। पहली बार मैंने ये स्ट्रांगली स्टेप लिया, फर्स्ट टाइम वो भी अकेले, और एक बार लेने के बाद मैं आज भी उस पर खड़ी हूँ। तो मैंने ये एफआईआर जो आप बोल रहे हो कि यार ठीक है, हमने सुना है कि थप्पड़ मारना ये सब वो सब, दूसरे लोग क्या शादी के बारे में क्या बोलेंगे, उस चक्कर में मैं पिस गई। और मैं इतनी पिस गई कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के धज्जे उड़ गए। तो मुझे आज ये जो मेरी जंग है, जो मेरी ये लड़ाई है, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, पैसे की नहीं है, या तू बड़ा मैं छोटी है, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, इस सब की नहीं है। ये एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, जिसके तूने इज्जत की धज्जे उड़ा दी उसके बेटे के सामने। तो उसको बोल रहा है कि तेरी तो मैंने ये सुना है, मैं मरी हूँ, अब मैं जिंदा हो रही हूँ वापस से। आपके 2 बेटे हैं ना? मेरे 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है जिसके साथ इनका बर्ताव कैसा है? बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि जब इनका दिल किया तो इन्होंने बोला कि तू मेरा बेटा है, और जब इनका दिल किया तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू है गंदी नाली का कीड़ा, तू है भिखारी की औलाद, तेरी औकात है आईफोन इस्तेमाल करने की। फिर इनका ये है। तो तब भी आपका दिल नहीं करा कि अगर वो बड़े बेटे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और आपका छोटा बेटा जस्ट आप प्रेगनेंसी अभी डिलीवरी करने जा रहे हैं, तब भी आपका दिल नहीं करा कि बड़े बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अगर खुद के लिए नहीं तो उसके लिए मैं स्टैंड लूँ और वहीं मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ? 2 साल पूरे इसको मुझे लग गए झेलते झेलते, जिसमें मैंने मुंबई से अफ्रीका, अफ्रीका से अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर अफ्रीका, फिर अफ्रीका से फाइनली मुंबई, कि चलो कहीं तो सुकून मिले। लेकिन इस आदमी ने मुझे कहीं सुकून नहीं दिया। मैं जहाँ पर भी गई वहीं से कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। फाइनली आई चोज़ माई वे कि मैं मुंबई आऊँगी और वापस से मैं काम करूँगी, क्योंकि मुंबई को मैंने दिया है समय। मुंबई में मेरे 4 लोग हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मैंने यहाँ पे फिर से अपनी जगह बनाई विदिन 1 ईयर। यहाँ पे मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे पकड़ बनाई, और जो भी हूँ मैं आज बिग बॉस से निकली हूँ ओनली बिकॉज ऑफ मुंबई। तो मैं बोलती हूँ कि मुंबई ने मुझे बुलाया, मैंने मुंबई को नहीं चूज़ किया, मुंबई ने मुझे बुलाया कि हेमा तेरी ये है शहर, यहाँ पे। काफ़ी लोग ये भी समझेंगे और अदर आई मीन ऑडियंस भी शायद ये भी कभी ना कभी आने वाले वक्त में कहेगी कि जस्ट बिकॉज अब बिग बॉस हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी इसको मुद्दे को और ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं ताकि उसको एनकैश कर सके, क्योंकि इतना वक्त अगर शांत थे दोनों तो अब उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं। तो उस किस्म के जब आपको ऑडियंस का या फीडबैक आ रहा है या आएगा, उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, बिग बॉस से मैं जाकर आई हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। जब उनकी तरफ से आया तब मैंने बोला, ठीक है। उससे पहले भी, बिग बॉस से जाने से पहले भी 1-1.5 महीना हो गया था, मुझे पता चल गया था मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। बट चूँकि मैंने इंटरेस्ट उसमें लेना ज़रूरी नहीं समझा, मेरे साथ बुरा हुआ है फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ओके। क्योंकि मेरे पास वही समय और वही कुछ पैसे, तो मैं इसके ऊपर खर्च करूँ या अपने बच्चों के ऊपर या मेरे ऊपर करूँ? पर आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, सारी तो ठीक है ना। कॉन्वर्सेशंस हैं, तो मैंने एक्शन मैंने जो लॉयर पहले की थी वो लॉयर के साथ मुझे जमा नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि नहीं यार ये नहीं करा पा रही है जो मुझे चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दूसरी लॉयर भी ली, वहाँ पे भी दोनों जगह मेरे पैसे गए, बट मैं वहाँ से भी अनफॉर्चुनेटली मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। फाइनली अब मैं फाल्गुनी जी को मिली बिग बॉस के जाने के 3 दिन पहले। अच्छा। तो इन्होंने सारी बातें समझी, इन्होंने बोला हेमा मैं तेरे हक के लिए लड़ूंगी, एक एडवोकेट के साथ साथ एक औरत होने के लिए, और तू टेंशन मत ले। जब इन्होंने सारी चीज़ें समझी और फिर मैंने ये बोला कि मेरा बिग बॉस में होने वाला है शायद, तो उन्होंने बोला तेरा 100% होगा और तू जा रही है। फिर जब होने वाला था हो गया, और उसके बाद मैं जिस दिन जा रही थी उसी दिन इन्होंने ये जो आज था मेरे सिग्नेचर कराए कि हिम्मत तू ये छोड़ के चले जाना, हम जाके सबमिट कर देंगे। वो लड़का जावेद जो बैठा वो गया। अब ये मेरा वेट कर रहे थे कि अब क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा फिजिकली, तो अब ये 2 दिन से मैं जब से आई हूँ, यू नो एवरीथिंग, और उसके बाद मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी शरीर, मेरी भी आवाज़ है। तो अब ये अगर मैं कल फ्री हूँ तो सबसे पहले यही काम करना है। और ये मैंने इसलिए कराया था कि ऐसा ना हो कि कल को ये मेरे से पीछे मेरा छोटे वाला बच्चा ले जाए, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट है इसलिए। अच्छा। हाँ। लेकिन जब आप घर के अंदर थी और आप अपनी मम्मी के पास अपने छोटे बेटे को छोड़ के आई थी, आपको मन में ये डर था, शंका थी कि ये पीछे से कहीं मेरे बेटे को ना ले जाए, तब मैं क्या करूँगी? इवन तो आपके बाकी दोस्त
सपोर्ट में थे, ध्यान रख रहे थे, बट फिर भी आप नहीं थे तो उसके बाद बाप का ही हक बनता है क्योंकि ना। वो आया भी था ना, उसने बोला मैं आया था देखने के लिए, तो वो अपनी नानी के साथ खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़रें तो वही थी। और मे भी मुझे ऐसा लगता है वो फॉल्ट ढूंढ रहा चाह रहा था। जैसे उसने बोला ना कि 2 साल के बच्चे को छोड़ के चलेगी, बिल्कुल। अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो ये तो मुझे सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रखता कि देखो कैसे चलेगी, कितनी सेल्फिश है, अपने फेम के लिए बिग बॉस में चली गई अपने बच्चे को छोड़ के। तो आज मैं ये तो बोल सकती हूँ मेरी माँ से ज़्यादा मेरे क्लोज कोई नहीं है। तो जब उसने माँ को देखा तो उसको लगा कि अब मैं यहाँ क्या बोलूँ, चला गया वो देखकर जो उसने उसको फ़ोन पे बताया जावेद को। आपने ये भी कहा कि आपका एक एनजीओ का काम समाज सेविका वाला काम था, जिसपे वो आपको गंदी गंदी बातें बोलते थे कि वो सब करती हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने करना शुरू किया था बिना उसके पूछ के। मेरा दिल किया कि चलो ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हमको पोस्ट करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। आप एवरीडे डांस भी नहीं करते, एवरीडे आप मस्त कॉमेडी वीडियो भी नहीं बना सकते। तो फॉर अ चेंज मैंने ये रास्ता पकड़ा तो मुझे इससे बहुत प्यार मिला। तो फिर इसको क्या है, ये फाइनेंस कंपनी में काम करता है, तो इसका क्या है कि 2 रुपये लगाओ 5 रुपये कमाओ। तो इसको लगा हेमा जब तेरा ये काम चल ही रहा है, लोग तुझे पसंद भी कर रहे हो, तो एक फाउंडेशन खोलते हैं, उसमें पैसा भी आएगा। तो मैंने बोला वो तुम जानो, मेरा काम है ज़मीन पे उतर के काम करना। जो 6 महीने में मैंने अपनी फाउंडेशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिर जब भी इसका तू मैं होता था, ये जो तू फाउंडेशन करती है ना, जो चैरिटी करती है, ये भी मेरे पैसे से करती है, अगर मैं पैसा नहीं दूँ ना तो तू ये भी नहीं कर पाएगी। तो फिर मैंने बीच में भी पिछले फरवरी की बात है, तब भी जब इसने मेरे को बोला तो मैंने गोल्ड बेच के मैंने कहा भाई तेरे से मुझे पैसा चाहिए नहीं। और मैंने इससे बहुत ही कम पैसा लेना कम कर दिया। पैसा भी देता था, 50 देता था, 1 लाख देता था, 1-1 रुपये का हिसाब लेता था। अगर 1-1 रुपये हिसाब नहीं दे पाई तो सीधा बोलता था तूने अपने पति को भेज दिया पैसा, एक्स हस्बैंड को भेज दिया। हाँ, तो उसके बाद ऐसा है कि इसका तो टारगेट था कि 6 महीने हो गए कहीं से पैसा नहीं आया। अरे भैया मैं क्या मांगूंगी किसी को। तो ये बोलता था जो ऑफिस में आते हैं, जिनको तू चाय पिलाती है, जिनको समोसा खिलाती है, उनको बोल कि पैसा दे के जाएंगे, नहीं तो उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, समोसा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, धर्मशाला थोड़ी ना है, ऑफिस है, कम से कम ऑफिस का किराया निकाल, कम से कम घर का किराया निकाल। ये सब था, प्रेशर में थी मैं कि मैं पागल हो गई थी कि भैया कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा, कैसे कमाऊं मैं। जब इसने मैं जो ऑफिस से नहीं जाऊंगी, मेरी माँ को बोलता है तुम्हारी बेटी तो ऑफिस में नए नए आदमी को बुलाती है। तो मैंने बोला मैं ऑफिस से नहीं जाऊंगी, काम करने वाली को बंद कर देता था। अब पैसा लो, कल से आने की जरूरत नहीं है। तो आइए, कहीं तेरे घर में भी नौकर लगे हैं जो यहाँ नौकर लगाएगी, चल पोछा लगा। इस सब बातों में मैं कहती हूँ छोटे वाला बच्चा आपका अभी भी ग्रोइंग एज में है, बहुत छोटा है, अब ये चीज़ें शायद समझता नहीं होगा। बड़ा बेटा काफ़ी ग्रोन अप है, 12 साल की उम्र कम नहीं होती है, बच्चों को डिसीजन लेने का वो पावर मिल जाता है। उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा होगा ये सब, जब आपकी लाइफ में माँ को ऐसा देखकर, माँ के साथ इस बर्ताव को देखकर। हाँ, उसने मुझे आई थिंक बोला था कि गौरव से शादी मत करो, मेरे बेटे ने मुझे बोला था। बट शायद कहते हैं ना कि अनहोनी होने के लिए होती है, और मेरी वजह से उस बच्चे ने बड़ी तकलीफ़ झेली है। मुझे अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है तो ऐसी बात का है कि डिसीज़न मैंने लिया, आदमी चूज़ मैंने किया, लेकिन तकलीफ़ उस 13 साल के बच्चे ने झेली है। मारना उसको नीचे दिखाना, उसके बाप के बारे में बोलना, उसके सामने उसकी माँ को मारा जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा। 13 साल का बच्चे तो है, और कितने गंदे तरीके से मारा वो तो मैं कभी फ़ोटो ही दिखाऊंगी। तो मुझे इस चीज़ का अगर ज़िंदगी में अगर आप पूछे कि हेमा जी कभी सबसे बड़ी गलती क्या है, तो मुझे लगता है यही है कि जब मेरे बच्चे के सामने ये सब हो रहा है। या मेरा बच्चा भी बताया था मुझे कि अपसेट था, तो टीचर को उसने बताया कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरे घर में बहुत झगड़ा चलता रहता है, मेरी मम्मी का डिवोर्स है, ये सब वो सब। मुझे स्कूल से फ़ोन आया, जब तक तो डिवोर्स की बात चली रही थी मेरी, ये अप्रैल की बात है, अप्रैल और मई की बात है। तो सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा, ऊपर से ये दिमाग ख़राब कर रहा था गौरव। तो मुझे पता है मैंने कैसे झेला है, लेकिन मैं मर थोड़ी ना जाऊँगी। मैं क्यों मरूँ? मेरे से अगर ये फैसला गलत भी हो गया तो मैं क्यों मरूँ? पेपर पर साइन कर और निकल। पर वो डिप्रेशन कभी, वो स्ट्रेस कभी वो आया वैसा? क्यों नहीं आया? 2022 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इतने इससे छोटा कमरा था, 7 महीने में इस कमरे में रही हूँ, अजनबी के बीच में, जिसको ससुराल बोलते हैं। मैं थोड़ी ना जानती थी, डिप्रेशन में गई हूँ। मैं अपने आप को मारना चाहती थी। जब मेरे बेटे को जब मैं देखती थी मुझे लगता था तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की, इसकी बच्चे की कर दी तूने ज़िंदगी ख़राब। जब उसको मेरे सामने 4 लोगों के सामने उसको बोला जाता था भिखारी की औलाद, गंदी नाली का कीड़ा, अपनी मनहूस शक्ल
मेरे बड़े बेटे को छोटे बेटे के पास जाने के लिए मना किया गया है कि तेरा मनहूस साया इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों? नहीं होगी शायद उस वक्त ताकत। आ जाइए, अगर इसका सीधा सा जवाब आप जानना चाहती हो कि एफआईआर क्यों नहीं की, नहीं थी ताकत। क्यों एक्शन नहीं लिया? नहीं थी ताकत। अब आइए, अब बोल रही हूँ, अब सामने बोल रही हूँ, खत्म। इस सारे मसले के दौरान कभी ऐसा दिल आया कि बड़े बेटे को कुछ समय के लिए अपने एक्स हस्बैंड जो उसके पिता हैं उनके पास कुछ वक्त के लिए भेज दूँ, ताकि एटलीस्ट एक स्टेबल जगह उसके पास है रहने के लिए, ताकि ये सब उसको देखना ना पड़े? मेरा बड़ा बेटा अपने पापा के साथ कभी रहना ही नहीं चाहता था। अच्छा। फिर मैंने अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीना 4 महीना मेरा बड़ा बेटा मेरी बहन के घर पे रहा है, और ये कंडीशन पे, क्योंकि इसने मेरे बड़े बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था बाद में 2023 के बाद। जबकि शुरू में कहा था कि मैं एक्सेप्ट करूंगा। करूँगा नहीं, मतलब मैं इसको इतना अच्छा बनाऊंगा, मेरे को दूसरा बच्चा चाहिए भी नहीं, यश को ही मैं पालूंगा। अगर उसको तुमने बिजनेस क्लास में घुमा दिया है तो क्या एहसान कर दिया? तुम भी तो घूमते हो। जब वो आज तुम्हारा बच्चा, तुमने उसको अडॉप्ट किया है, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, तो जो तुम खाते हो अगर हम वो खा रहे हैं तो उसमें एहसान वाली क्या बात है? बिल्कुल। अब बताइए ना कि मैंने बिजनेस क्लास में घुमाया, तो तुम भी तो घूमते हो। जब हम तुम्हारी फैमिली बन गए हैं तो उसमें एहसान वाली क्या बात है? अगर तुम उसको पढ़ा रहे हो, जब तुमने उसको अडॉप्ट किया है, तो उसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम उसके मुंह पे थूक रहे हो, ये गलत बात है। अब इतने सारे मसले के बीच में आपके बिग बॉस की जर्नी फ़िलहाल ख़त्म है, अगर वापस जाने का मौका मिलेगा वो अलग बात है। अब आप उन पे एफआईआर कर रही हैं, अब आपका अगला कदम क्या है, या उनसे कोई बातचीत हुई है, चाहे लॉयर्स के थ्रू हुई है, कोई बात हुई है? आई थिंक आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे उनको मैसेज चला जाएगा कि अभी इसने वो लॉयर अभी हटा दी है और अभी ये नई लॉयर लेकर आई है, तो डेफिनेटली वो इनसे मैं जो है कल जाके पुलिस स्टेशन में जो भी होता है प्रोसेस वो करूँगी, और मैं मैसेज दिलवाऊंगी कि भैया अभी ये मेरी लॉयर, अगर आपको कुछ भी बात करनी है आप इनसे बात करो, चाहे वो सेटलमेंट की हो, चाहे म्यूचुअल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, जो भी हो, जो भी आपको करना है, सेटलमेंट भी करना है तो आप बात करो, ख़त्म करो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपने कहा कि कहीं ना कहीं गौरव का कनेक्शन है दिलजीत के एक्स हस्बैंड से। किस प्रकार का कनेक्शन है? वो दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं और शादी भी गौरव ने ही कराई है, और शादी की पूरी जिम्मेदारी उसने ली है। और यहाँ तक कि जब इतना सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें गौरव का भी हाथ है, क्योंकि उसने शादी इस तरीके से कराई कि उसका डिवोर्स हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक टाइट सिक्योरिटी रख के उसने शादी कराई है। और ऐसी सिचुएशन थी कि मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन फिर भी वो शादी में गया था, और सारे गोल्ड जो भी अगर ख़रीदा गया है तो गौरव ने ही खरीदवाया है। मुझे दुख इस बात का है कि जब तुमने किसी की शादी कराई है और अगर दलजीत के साथ बुरा हो रहा था तो आपको आना चाहिए था, जैसे कि आप शादी में गए थे। बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए था कि दलजीत क्या बात है, मैं आया था, मैंने शादी कराई थी, तो मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। जो कि वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि भैया शादी कराने वाले तुम, और शादी सही नहीं हुई तो झेले वो अकेली दलजीत। गौरव को कभी पता था कि निखिल की कोई और गर्लफ्रेंड है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सफीना। गर्लफ्रेंड अभी नई नई बनी है, और मेरा ऑलरेडी अप्रैल के बाद में इनसे कोई बातचीत है नहीं खास। और आपको भी निखिल से मिली है? मैं मिली हूँ, सामने से मिली हूँ। मैं शादी से पहले ये दिल्ली आए थे दोनों मिलने के लिए, दलजीत और निखिल। मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगा था। दलजीत मुझे पहले टाइम पे भी इमोशनल लगी थी, कि वो बहुत सेंसिटिव लगी थी मुझे। उसके फ़ोन में जो है तीनों, उसके बेटे का, दोनों बेटियों का, निखिल की, और तीनों का, चारों का फोटो था, जिससे ये पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं वो ये मान चुकी थी कि अब ये मेरा परिवार फैमिली है, ये मेरा परिवार है। बट निखिल का क्या था, ये जो नेकलेस, ये जो आपने पहना, इसी को मंगलसूत्र बोलते हैं ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मंगलसूत्र कई तरीके के होते हैं, गोल्ड का भी होता है, ये डायमंड का है। तो कहीं ना कहीं वो ज्वेलरी देख रहा था जो मैंने, और अगर मेरे पास इतना अधिकार होता तो मैं दलजीत को बोल देती कि प्लीज़ शादी मत कर। बट चूँकि मैं एहसान, गौरव को लगता था कि जो है उसने शादी करके मेरे ऊपर एहसान किया, तो भैया मैं एहसान के तले दबी थी कि मैं कैसे बोलूँ कि भैया शादी मत कर। काश मुझसे ये पूछ लेती तो मैं बोल देती कि मत कर भैया, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, जो हो गई। और मैंने पहले बोल दिया था इनकी शादी नहीं चलेगी, निखिल की और दलजीत की शादी नहीं चलेगी। जब ये जनवरी में वापस आई तो गौरव सक्सेना ने मुझे बोला कि यस हेमा तुमने तो बात सही बोली। तो मैंने बोला अभी देखो
देखो आगे आगे होता है क्या। और वही सारी चीज़ें हुई दलजीत की वजह से। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है क्योंकि दलजीत के साथ मुझे कंपेयर किया गया कि तू कौन है, तू तो गवार है, वो तो सेलिब्रिटी है, वो तो बिग बॉस करके बैठी है, देखो वो तो एयरपोर्ट पे जाती है तो स्पोर्ट करते हैं उसकी, तो देखो शादी की खबरें कितनी ज़्यादा आ रही है। तो उसको लग रहा था कि मैंने तो गवार से शादी कर ली और निक पटेल ने एक सेलिब्रिटी से शादी कर ली। तो जब आज उसकी बीवी गवार बिग बॉस से निकली है, सेलिब्रिटी बनी है, तो वो भी आगे अपना पर्चा छापने के लिए। दलजीत का सीधा सीधा ये कहना है कि उसको शादी इसलिए करनी थी कि भैया चलो सेलिब्रिटी एक वाइफ हो जाएगी तो हमारे भी चर्चे हो जाएंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने सेम काम किया है। ये पैटर्न है एक तरीके से उन दोनों का, क्योंकि हाँ, सेम कंपनी में काम करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी वालों को बोलना चाहिए कि भैया कैसे तुमने लोग रखे हैं जो कंट्री हेड मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और एक औरत को सबसे पहली बात जो आदमी समाज में अपनी बीवी के बारे में जाके बुरा बोल सकता है, इससे साबित हो जाता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो जो अच्छा इंसान नहीं है वो एक अच्छा फादर नहीं हो सकता, अच्छा हस्बैंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कदम उसने पहले उठाया। जबकि डिवोर्स के वक्त उसने मेरे से ये कंडीशन रखी कि इसको पूछो कि ये कभी मेरे बारे में यूट्यूब पे जाके नहीं बोलेगी, बट उन्होंने बोला बट फर्स्ट ही स्टार्टेड, और उसके बावजूद भी मैंने रिप्लाई नहीं दिया। ये भी जो आज मुझे बोलना पड़ रहा है, जब उसने बैक टू बैक में एलिगेशन लगाने शुरू किए, तो भैया अब तो मैं बोलूँगी ना, फिर वो बोलूँगी जो हुआ है। तुम तो वो बोल रहे हो जो हुआ नहीं है, मैं वो बोल रही हूँ जो हुआ है, दैट्स इट। बट इस पर एक बात बताइए, अब इतना चर्चा हो गया है, इतनी सारी बातें कह दी गई हैं, उनकी वाइफ एक्स वाइफ से तो नहीं, बट उनकी किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से बात हुई आपकी इस पूरे मसले के बीच, पूरे मामले के बीच? किसी ने आपको रीच आउट किया? नहीं, किसी ने, उनके जो भैया भाभी हैं किसी ने नहीं किया, उनके फादर मम्मी नहीं है। लेकिन एक बात बता देती हूँ, वो अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, काफ़ी रिश्तेदारों को भी करते हैं, और क्या सीधी सी बात है, जब कोई किसी का खाता है तो उसके खिलाफ नहीं जाता है। बिल्कुल। और आप बात कर रहे हैं उनकी फैमिली के सामने, भैया भाभी के सामने मुझे कितना मारा गया, टॉर्चर किया गया मेरे बेटे को, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं पूछ रही हूँ वो जो एक्स वाइफ है उनकी इस पूरे मामले में, क्योंकि वो भी तो देख रही होंगी ना कि ये क्या बोल नहीं, रहे हैं। मुझे नहीं पता, और अगर वो करे भी तो कैसे करें, क्योंकि अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, मेरे पास मैसेज इंस्टा पे आए तो कैसे मैं करूँगी, और नंबर तो मिलना आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी होता है। और वो जितना मुझे रहा है वो बहुत ऑर्डिनरी रही हैं, ठीक है, वो आपके हमारे जैसे शायद नहीं हो। बट उनके केस में भी पैटर्न सेम था, मारते पीटते। जो मुझे रिश्तेदारों से पता चला है कि भैया इसने उसका भी जीना हराम किया हुआ था, और बड़ी बेचारी एवरेज दिखती थी, छोटी सी हाइट, डस्की रंग था, और मतलब उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो उठ जा। और 2015 में ये भाग छोड़ के आ गए थे, लेकिन जब मेरे से शादी हुई तो मुझे बोलते हैं कि तेरे से अच्छी तो मेरी पहले वाली थी। अरे भैया, पहले वाली अच्छी थी तो तू क्यों नहीं गया था फिर उसके पास, क्यों उसको पलट के नहीं देखा? आज अच्छी है वो, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है। वो तेरी सुनती थी, मैं सुन नहीं रही हूँ, इसलिए कंपैरिजन कर रहा है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तेरे से अच्छा मेरा पहला हस्बैंड था। अच्छा था, अगर अच्छा होता तो मैं डिवोर्स ही नहीं देती, बात खत्म। वो जब एलिमनी की भी जब बात करते तो कह रहे थे कि आप लाख लाख रुपए के कह रहे, मेरे खर्चे इतने हैं, घर मांग रहे हैं, वो भी अंधेरी में, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखो सीधी सी बात है, मैंने सीधा सीधा बोला है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 2 बच्चे हैं, घर आप दे दो। वो मुझे बोले मीरा रोड, मैंने बोला नहीं, अंधेरी में काम है मेरा, अंधेरी में दो। अंधेरी में आप कहाँ देते हो वो आप देख के दो। मैंने थोड़ी ना 2.5 करोड़ का चाहिए। 2.5 करोड़ में अगर बोलूँगी तो भैया जो ओनर होगा वो भी बोलेगा हेमा जी आपका तो बिल्कुल फिक्स रेट है, 2.5 करोड़ तो पॉसिबल नहीं, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो तुम 2.5 करोड़, अच्छा 2 करोड़ का लोन वो पहले से लेके बैठा है कि हेमा एक घर खरीदना है हमको मुंबई में, 2 करोड़ मेरे पास लोन ले लिया, 1 करोड़ या 50 लाख में कर लूँगा मैनेज। तो मैंने कौन सा ये बोला कि तू लोन ले फिर मुझे दे, तू तो ऑलरेडी पहले प्लानिंग करके बैठा था ना। मैंने तो बीच में अपनी डिमांड रखी है। अलीगढ़ में जो उनका घर है, उन्होंने मुझे सामने से बोला पेपर देके हेमा ये तुम पेपर है, इसमें तुम अपना नाम चढ़ा लो क्योंकि दुनिया बड़ी गंदी है। उन्होंने अपने भाई की तरफ इशारा किया कि कल को मैं नहीं रहा, पता चला भाई सबसे पहले ले रहे। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं हरामजादी औरत नहीं हूँ, तुम्हारी पहली मेहनत की कमाई का मकान है, ये तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, करना चाहते हो तो ऐसा कुछ करो कि अगर आप दुनिया से चले जाओ इन केस, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 से 3 बार बोला, लेकिन फिर उसके बाद हमारा झगड़ा हुआ तो उन्होंने वो गोल्ड भी ले लिया जो था उनका दिया हुआ, और मकान भी लेके वो चले, मकान के पेपर लेके चलेगा। फिलहाल ऐसा कुछ है जिसका जो उन्होंने पे किया और वो आपके नाम पे, आपके, क्योंकि उनके हिसाब से तो बिग बॉस का करियर उन्होंने आपका बनाया है एक तरीके से, बट ऐसा कुछ है जैसे जिसका खर्चा वो उठा रहे हैं? कुछ नहीं, वो सिर्फ 35,000 रुपये किराया भरते हैं, उसके अलावा वो अप्रैल से मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है। अप्रैल और मई से बीच में ये होगा, उसके बाद कोई नहीं, सिर्फ 35,000 रुपये घर का किराया और जाता बच्चे का खर्चा मैं करती हूँ।
छोटे बेटे का? छोटे का, बड़े का मैं करती हूँ भैया ना। बड़े वाला जो मेरा एक्स हस्बैंड है वो भी बड़े वाले का कोई खर्चा नहीं देता है। अब जाके 2.5 साल डिवोर्स हुआ तब जाके शायद वो परसों गए थे तो 5,000 रुपये दिए हैं। और 5,000 का भी वो बच्चा बोलता है मम्मी इसका मैं गेम ले लूँगा। मैं कहा भैया ले ले। अरे भैया कुछ नहीं मिला, ये मैंने किया सब कुछ। चाहे दूध हो, चाहे वो मेरा दूध हो, चाहे बाज़ार का दूध हो, चाहे घर में तेल हो, लाइट बिल हो, वाईफाई हो, मेरा मोबाइल का हो, बच्चे का हो, कपड़े का हो, चाहे ट्यूशन फीस हो, सब मैं कर रही हूँ। अगर वो दिखा दे तो जो वो बोलेगा मैं करूँगी। इस सब में काफ़ी लोग ये बात पूछेंगे कि बिना एफआईआर किए मीडिया ट्रायल पे आप बैठ गई हैं। उन्होंने तो चलो किया, बट आप भी बैठ गई हैं। क्या आपको लगता है कि आपको एफआईआर करके? बट आई थिंक हमने एप्लीकेशन तो दिया हुआ है ना। एफआईआर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं थी। बट अब आप आ गई हैं। हाँ, तो अब मैं डेफिनेटली। बट वही पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपको एफआईआर करने के बाद मीडिया से बात करनी चाहिए ताकि वो मीडिया ट्रायल लोग ना उसको क्लेम करें कि आप मीडिया ट्रायल करवाने बैठ गई हैं, मीडिया का वर्डिक्ट करवाने बैठ गई हैं, मीडिया की सिंपैथी लेने बैठ गई हैं? मीडिया की सिंपैथी मेरे को कभी चाहिए नहीं थी। भगवान की कृपा से मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में खुद इतना अपने दम पे होल्ड बना लिया कि मैं एक वीडियो डालूँ तो लाख व्यूज़ वैसे आ जाएंगे। तो ये उनको शायद उसको ज़रूरत हो सकती है, पर मैं सोशल मीडिया खेलते खेलते इतना समझ गई कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ना सिंपैथी की। क्योंकि सिंपैथी लेने वाली होती तो जब वो पहली बार वीडियो बना रहा था तभी ले लेती। क्योंकि काफ़ी लोगों ने उनके रिसेंट इंटरव्यूज़ पे अगर आप जाके देखेंगे तो लिखा है बेचारा आदमी, वही घटिया औरत है, वही बुरी औरत है, उसी ने इसको परेशान किया है, इस्तेमाल किया है। तो एक तरीके से वो धारणा है जो अब जनता में आपके रिलेटेड बन गई है या बनाई जा रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो फेक कमेंट्स हो, जैसे मेरे सोशल मीडिया पे कराए थे फेक कमेंट्स। फिर जब पता चला मेरी जनता को कि ये तो फेक है, तो सेम आईडी से आ रहे हैं, तो भैया उसने वो फॉलोवर्स खरीदता है, व्यूज़ बढ़ाता है, और उसके पास ऐसे आदमी बहुत है। आपने उसकी एडिटिंग देखी है और मेरी वीडियो की एडिटिंग देख लेना, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता और सबको मेरे से प्रॉब्लम होगी रातों रात। प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम पैसे दे के कराई जाती है। बिल्कुल, समझे। आखिरी में से इतना बता दीजिए हेमा जी, हमको केस के बारे में तो वक्त के साथ साथ और पता चलता रहेगा जैसे जैसे आप एफआईआर करेंगी या जो भी कोर्ट कचहरी का काम होगा। एक अगर वो कहते हैं कि उनको जॉइंट कस्टडी चाहिए है छोटे बेटे की, तो क्या आप वो जॉइंट कस्टडी करना चाहेंगी, लेना चाहेंगी, या आप सिर्फ सोल कस्टडी में जाना चाहती हैं? अब तो डिपेंड करता है कि भैया वो बिहेव कैसा करता है। अभी तक तो शायद हो जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से वो उतरा है मैदान में, तो अब तो डिपेंड करता है कि वो आगे क्या क्या करता है। फिर देखेंगे, जब अभी कस्टडी बहुत दूर है ना, तो अभी इस बीच में वो क्या कारनामे करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक तो सीधी सी बात है, ये बच्चा तेरा है, मेरा है, लेकिन अभी ये तो कि तू बच्चे को छोड़ के चली गई, ऐसी माँ है, लापरवाही माँ है, तो फिर भैया मैं इंसान हूँ, पहले तू मेरे को मारेगा मारेगा मारेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हो सकता है मेरा समय आया हो, समय डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। और आखिरी चीज़ ये कि मन चंचल है, इच्छाएं चंचल हैं। एक बार प्यार में धोखा मिला, दूसरी बार सवाल ही पैदा नहीं होता, तीसरी बार का चांस ही नहीं है। खत्म करो कहानी। अब जीवन में बहुत अच्छा काम करना है मुझे। अब करियर और हाँ, बच्चों पे बस फोकस है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक घर बनाऊंगी बढ़िया सा, दोनों हम तीनों उसमें रहेंगे, और भैया फिर देखेंगे कुछ बढ़िया दुकान उकान खोलेंगे, सब्जी वब्जी की कोई टेंशन नहीं है। हम बिंदास आदमी हैं, 2 रोटी की टेंशन नहीं है भैया, जहाँ बैठेंगे वहीं से कर लेंगे। घर खाली बनाना है मुझे, जिससे मेरे बच्चे और मैं, हम एक अपनी छत के नीचे सो सके, बिना टेंशन के। बिना टेंशन के। और थैंक यू सो मच हेमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू ऑल द लक, एंड देखते हैं आगे आपकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, बट आई विश यू ऑल द लक। यस, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मुझे, मेरे लिए दुआएं करते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दुआओं से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल। वेल, ये है हेमा शर्मा और मैं हूँ विशाखा पंडित, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क विद कैमरा पर्सन हरिंदर।